So now once again I am here for class 12th, and there was a topic left, class 12th, and there was a topic left in AC fundamental, and that was AC fundamental, and this is series RLC circuit, and here comes resonance. राइट, सो हियर कम रेजोनेंस. अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, सो रेजोनेंस मीन्स पीक वैल्यू. पीक मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स कि आपके पास इफ यू आर टेकिंग, अगर हम ले रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट को, तो सीरीज आरएलसी सर्किट हमें ये बताएगा कि हमारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी. ठीक है, कहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ओमेगा, और ये कहा जाता है दिस इज एट ओमेगा नॉट. ये आपको ओमेगा नॉट पर मिलती है. दिस इज योर रेजोनेंस करंट. सीरीज आरएलसी में, पैरेलल अगर आरएलसी होती तो वहां पर हमको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मिलती. किसकी? वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम. लेकिन आपके सिलेबस में पैरेलल आरएलसी सर्किट नहीं है, आपको सिर्फ सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ना है. तो आपने सिर्फ याद रखना है कि रेजोनेंस की अगर कंडीशन आती है तो इट मीन्स कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब ये पॉसिबल कैसे होता है ये हमें देखना है. सो रेजोनेंस का मतलब कि पीक है ना, पीक वैल्यू. नाउ अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल होगा. तो हमने क्या किया, दिस इज आवर आर, यहाँ हमारा इंडक्टर है एंड दिस इज योर कैपेसिटर एंड दिस इज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. ये हमारा RLC सर्किट हो गई, राइट. सो दिस इज करंट, I करंट इज फ्लोइंग. यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू VR. यहाँ पर क्या होगा तो आप कहोगे VL. यहाँ पर क्या होगा तो आप कहोगे VC. फाइन. ये जो वोल्टेज है हमारा, दिस इज कॉल्ड फेजर सम. ये हमारा कोई, यानी कि करंट यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव. यहाँ करंट कोई अर्थमेटिक सम नहीं होगा, यहाँ पर फेजर सम की बात आती है. यहाँ पे वोल्टेज हम केवीएल जब यूज करेंगे, सो केवीएल लिखेंगे तो बाय केवीएल आपको लिखना सिखाया गया है कि V विल बी इक्वल टू VR एंड प्लस VL एंड प्लस VC. ये फेजर सम है, ये फेजर सम है. सो फेजर सम और अर्थमेटिक सम में आप डिफरेंस याद रखिएगा. दिस इज फेजर सम. तो फेजर सम का मतलब कि यहाँ पर एंगल लैग और लीड के लिए नहीं होती. अर्थमेटिक सम का मतलब कि 2 + 4. मैं आपको एक मैथमेटिक्स के छोटे से एग्जांपल से फिर से रिकॉल कराता हूँ कि 2 + 4 इज इक्वल टू 6. इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम. ठीक है. एंड 2 + 4 इज इक्वल टू √4 + 16 यानी कि √20. इसको हम बोलते हैं फेजर सम. दिस इज कॉल्ड फेजर सम. तो याद रखिएगा इस बात को, ये फेजर सम हमारा होता है. नाउ सो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. ये हमारी बात होगी. V इज इक्वल टू इतना. ठीक है. करंट की वैल्यू आपकी फ्लो कर गई, राइट. करंट की वैल्यू आपकी फ्लो होगी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि RLC सर्किट की इंपेडेंस कितनी होती है. अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि हम VR को क्या लिखते हैं, VR इज इक्वल टू I इंटू R लिखते हैं. VL को क्या लिखते हैं, VL को हम लिखते हैं I इंटू XL यानी कि I इंटू ओमेगा C लिखते हैं. और VC को क्या लिखते हैं, I इंटू XC लिखते हैं, यानी कि सॉरी दिस इज I ओमेगा L एंड दिस इज I बाई ओमेगा C. ये हम लिखते हैं. ये हमारा दिस इज वोल्ट वोल्ट एंड वोल्ट. लेकिन ये फेजर सम है. तो फेजर सम का मतलब ये हुआ कि ये हमारा अगर वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज है तो दिस इज VR है ना, ये हमारा VL हो गया और ये हमारा VC हो गया. VC चूंकि VR से यानी कि करंट से लैग करेगा. दिस इज योर करंट, करंट ये I वाला करंट हो गया. तो रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है.
इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो लीड कर गया, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कैपेसिटर की करंट से लैग करती है तो लैग कर गया, यानी कि ये हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट लेना होता है, तो रिजल्टेंट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस VC कर देते हैं, इसको उल्टा कर दिया, तब हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा ये V मिल जाएगा। तो हमारा V हम कैसे निकलते हैं, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर एंड प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस कंडीशन में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी होगी, तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपको मालूम है ना। आइए मैं इसको रब करता हूं। अगर हम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट की बात करें, दिस इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर हम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट की बात करते हैं, सो वी राइट Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर। ये हमारी इंपीडेंस होती है, किसकी, रेजोनेंस की, और सॉरी RLC सर्किट की। ओके, नाउ so what will be I? So I will be equal to V by Z. So this is V by, तो V को हम क्या लिखते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया हुआ है कि VM by रूट 2, और इसकी एंगल कितनी आती है, 0 डिग्री होती है, यानी कि ओमेगा टी को हम रेफरेंस ले लेते हैं। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो और अपने ग्राफ को देखो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेजोनेंस में हम क्या करते हैं कि करंट के मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढते हैं, कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। सीरीज RLC में करंट की मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं, और पैरेलल RLC में हम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को चूज करते हैं, यानी कि फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया गया कि भाई इस करंट की वैल्यू बताओ, तो मैथमेटिकली, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम some of you from bio side and some of you from math side, but one thing I know and one thing that is very much correct, that अगर आपको, चाहे आप मैथमेटिक्स साइड के हो चाहे आप बायो साइड के हो, लेकिन अगर आपसे मैं ये कह दूं कि आपका ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें ये बताना है कि इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप आंख बंद करके एक बात कह सकते हैं कि दिस करंट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन, जब आप इसको घटाओगे, तब इस वैल्यू को घटाओगे, यानी कि Z की वैल्यू को घटाओगे, तो अब तुम्हारा करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि अगर हम Z की वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, मैंने वेरी फर्स्ट मोमेंट आई एक्सप्लेन कि रेजोनेंस में हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन सीरीज RLC सर्किट, राइट। सो क्या कर सकते हैं हम, यहां देखिए, सो हम यहां पे लिखेंगे एट रेजोनेंस I is equal to I naught and this is equal to I max, मैक्सिमम करंट हो जाएगी कब, when ये वाला टर्म जब आपका 0 हो जाएगा, तब जब ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू अपने आप घट जाएगी। when ओमेगा L माइनस ओमेगा C इज इक्वल टू 0 एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ओमेगा L और ओमेगा C दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एट दैट पॉइंट Z विल बी मिनिमम। तो हम क्या लिखेंगे कि एट ओमेगा when omega L equal to 1 by omega L minus 1 by omega C 0, कब, तो उस फ्रीक्वेंसी पर जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए, है ना। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा नॉट L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC, सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट LC रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड resonant frequency, resonant frequency,
राइट, इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये रेडियन पर सेकंड में आ गई। एंड सिंस 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई नॉट LC. This implies that f naught is equal to 1 by 2 pi under root LC हर्ट्ज। यानी कि अगर हमें हर्ट्ज में लेना हो तो हमारी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट f is equal to 1 upon 2 pi under root L by C. I hope the board is clearly visible to all of you. Fine. यहां तक मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, राइट। सो नाउ हमारे को क्या मिला? तो हमारे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमारे को रेडियन में भी मिल गई, तो इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, राइट। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपको Z की वैल्यू मिनिमम हो गई। अब मैं इसको रब करता हूं मैं, अब आप देखिए। सो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, है ना, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C. सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट L minus 1 upon omega naught C whole square. This implies that R square plus omega naught L minus omega naught L whole square, and this will be equal to R. Since omega naught is equal to 1 upon omega naught C रेजोनेंस पर, so Z is equal to R and this is called Z minimum. यानी कि रेजोनेंस के कंडीशन में Z की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो Z is equal to मिनिमम, यानी कि Z is equal to R is equal to Z minimum, यानी कि करंट की वैल्यू Z minimum हो गई। So I will be equal to I max is equal to I naught, जैसा हमने I naught लिया है। So what will be this is equal to V by Z minimum, and this is equal to V by R. So this is the maximum current, यानी कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी that will be equal to V by R, right? So now अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि what is resonance. रेजोनेंस होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं रेजोनेंस को? So रेजोनेंस को हम डिफाइन करेंगे, रेजोनेंस is the phenomena where या when voltage and current are in same phase. ठीक है, आइए दूसरा डेफिनेशन लिख दीजिए। रेजोनेंस is defined as the phenomena when power factor of the circuit, that is series RLC, is unity. यानी कि पावर फैक्टर अगर यूनिटी हो जाएगी तो रेजोनेंस आ जाएगा। सबका मतलब एक ही है, यानी कि एट रेजोनेंस आपकी क्या हुई? एट रेजोनेंस कंडीशन में हुआ क्या? तो रेजोनेंट कंडीशन में ये हुआ कि आपकी सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगी। तो रेजिस्टिव सर्किट होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में होंगे। रेजिस्टिव सर्किट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर फैक्टर यूनिटी होगी। अगर रेजिस्टिव सर्किट हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज द फिनोमेना व्हेन सीरीज RLC सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। ये भी एक डेफिनेशन होता है, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि रेजोनेंस इज द फिनोमेना व्हेन द सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। यानी कि जब आपके सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाए तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि हमारा रेजोनेंस का कंडीशन आ गया।
तो आपने कितनी बातें याद रखनी है यहाँ पर, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है कि रेजोनेंस के कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, ये भी आपको बात याद रखना है। उसके बाद अबव ऑल रेजोनेंस का फिनोमेना याद रखना है कि रेजोनेंस का फिनोमेना ये कहता है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज द कंडीशन, और आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए, सो नाउ नेक्स्ट, सो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज का क्या होगा। सो एट रेजोनेंस VL is equal to minus of VC. This implies that VL plus VC is equal to 0. यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर की वोल्टेज दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, तो उनका सम किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू वी आर, हमारा वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एक बात पूछी जाती है, फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के कंडीशन में इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाती है, बिग क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसके केस में हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम सिर्फ ये लिखते हैं कि VZ इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, और कुछ नहीं लिखते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि at resonance I max flows through the circuit, ये मालूम है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो यहाँ करंट फ्लो करेगा दैट विल बी द मैक्सिमम करंट, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट। ओके फाइन, तो I अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो VRMS एंड डिवाइडेड बाय RMS को क्या लिख सकते हैं, IRMS इज इक्वल टू I max बाई √2 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू √2 VRMS एंड डिवाइडेड बाई I max। सो VRMS और I max किसके बराबर है, तो अभी आपने थोड़ी देर में लिखा था कि Z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू Z मिनिमम एंड दिस इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई I max, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन में Z मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम हो जाती है। सो Z विल बी इक्वल टू √2 into R। So this is the answer for this question कि find the impedance of the circuit at resonance। तो रेजोनेंस की कंडीशन में impedance of the circuit कितनी हो जाती है, तो Z is equal to √2 R हो जाती है, राइट। सो नाउ अब फर्दर मूव करते हैं, Z की वैल्यू हमको मिल गई। अब आप क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और भी आती है, फिर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ, राइट। सो दिस इज ओमेगा एंड दिस इज I एंड दिस इज योर रेजोनेंस कर्व, और यहाँ से ये आपका जो करंट है दैट इज I मैक्स, इसको हम I नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं 0, और यहाँ ये हमारा आ गया कितना, ओमेगा नॉट। यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने एंड दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। अब क्वेश्चन आती है कि ये लाइन कितने पर खींचेंगे, तो I मैक्स बाई √2 यानी कि IRMS के बराबर ये लाइन खींचेंगे, IRMS की वैल्यू पर, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ओमेगा 1। ओमेगा 1 को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी,
and omega 2 is called upper half power frequency. upper half power frequency. हाफ पावर क्यों कहते हैं भाई? वाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यस, तो आप देखिए ओमेगा नॉट पे करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर करंट की वैल्यू होती है आई नॉट, और ओमेगा नॉट पे आपके सर्किट में रेजिस्टेंस कितना रहता है? तो आर रहता है, यानी कि इम्पिडेंस की वैल्यू आर हो जाती है. सो एट ओमेगा नॉट, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, आपके इम्पिडेंस की जो वैल्यू आती है वो आर हो जाती है. तो अब पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? सो पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर वॉट होगी. ठीक है, ओमेगा 1 पर कितनी होगी? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ओमेगा 1 पर कितनी होगी? तो ओमेगा 1 पर जो वैल्यू, अब आप पी ओमेगा 1 पर कैलकुलेट करें, तो अब यहाँ पर ओमेगा 1 पर करंट कितनी है? तो आई मैक्स बाई रूट 2 है, आई मैक्स बाई रूट 2. इसको हम क्या लिखेंगे? आई मैक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. ये भी दोनों लिखेंगे, आई नॉट से भी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, आई मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर दिया. कुछ किताब में आई नॉट लिखा हुआ है, कुछ किताब में आई मैक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है. ओमेगा नॉट की वैल्यू का बात करें, यहाँ पर करंट कितनी है? तो आप बोलेंगे कि आई मैक्स बाई रूट 2 है. सो आई मैक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर. सो व्हाट विल बी, व्हाट इज द वैल्यू? तो आप बोलेंगे दिस इज आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर बाई 2. तो ऊपर वाले का कितना हो गया? ये दिस इज इक्वल टू पी नॉट बाई 2, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, इसीलिए हम इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कहते हैं. यानी कि इस फ्रिक्वेंसी पर पावर जो है वो हाफ अवेलेबल हो जाता है रेजोनेंस का. सो एट ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 पर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आर. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. Yes, so this is absolutely visible to you, so nothing to worry about. आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा. So इसीलिए हम इसको कहते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी. ये पहले आता है तो लोअर बोलते हैं, ये हमारा उस तरफ है तो उसको अपर बोलते हैं. नाउ अब क्वेश्चन आता है, यहाँ की बात करते हैं. और एक और बात बोली जाती है कि ये हमारा सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना ही आपका इधर माना जाता है. अब हम बात करते हैं कि सिंस z इज इक्वल टू अंडर रूट 2r एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशन में ये आता है, लिखा आपने है ना. ओके फाइन. नाउ सो r प्लस जे ओमेगा एल, सो दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस omega l minus 1 by omega c whole square, and this will be equal to root 2r. So squaring both sides, we get r square plus omega l minus 1 by omega c whole square is equal to 2r square. So omega l minus 1 by omega c whole square is equal to 2r square minus r square. So omega l minus 1 by omega c will be equal to plus minus r, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आर, एंड दिस इज 1 ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी. सो ये हमारी कंडीशन आती है, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर की वैल्यू आती है. ये हमारा एक. अब बात आता है, हम किसकी बात करते हैं? बैंडविड्थ की बात करते हैं. बैंडविड्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने देख लिया ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर के बराबर आ गई. कब? रेजोनेंस कंडीशन में. सारी बातें समझ में आ गई, सब एक एक चीज क्लियर है. अब बात आती है कि व्हाट इज बैंडविड्थ. अब बात आती है यहाँ पर कि ये वाले जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? इस रीजन को हम क्या कहते हैं? तो ये रीजन जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ. ये हमारा बैंडविड्थ कहा जाता है, बैंडविड्थ. और इसको हम BW से रिप्रेजेंट करते हैं, बैंडविड्थ. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज frequency range at which current drops to, यानी कम हो जाता है 70.7% of its maximum value,
दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है। तो 1 बाई रूट टू की वैल्यू कितनी आती है? 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू कितनी? 0.707 आती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70% आती है, यहाँ ये वाली वैल्यू आती है। यानी कि इस पॉइंट पर जो रेंज है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, डिफाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज हमको मालूम करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको और क्या लिख सकते हैं? दिस इज इन, जब ये लेंगे तो हम लिखेंगे रेडियन पर सेकंड में। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई f2 माइनस f1। सिंस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई f1, ये आपका हर्ट्ज आ जाएगा, है ना। एंड दिस इज रेडियन पर सेकंड एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई f2। फाइन। सो ये हमारा हर्ट्ज में आ जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं? f2 माइनस f1 इज इक्वल टू बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 2 पाई। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंडविड्थ। अब बात आती है कि ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू का कैलकुलेट करने के लिए अब हम बात करते हैं, आइए। सो सिंस अब हम क्या करेंगे? अब हमारा अगला पड़ाव होगा डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ, है ना। सो बैंडविड्थ का मतलब कि बी डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। सो सिंस आपने कहा कि ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ये आपने कहा था। ओके फाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1। ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पर है, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। 0 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओमेगा 1 के यहाँ पर 0 ले लीजिए, तो क्या होगा? ये 0 माइनस 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 0 माइनस 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी। सो 0 माइनस इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आर। तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस 1 आर। ओमेगा 2 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चली जाती है? इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी कि ओमेगा 2 अगर हम इन्फिनिटी माइनस 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आर आएगी। सो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 स्क्वायर एल सी माइनस 1 एंड प्लस आर ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? सो ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस आर सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने ब्रेक कर दिया। माइनस आर सी प्लस माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 4lc and divided by 2lc. So this can be written as minus r by 2l and plus minus, अब मैं इसको 2lc को स्क्वायर रूट के अंदर ले लेता हूँ। मैं पहले तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया और ये अब यहाँ लेकर चले गए, तो 2lc आ जाएगा। 2lc को स्क्वायर रूट के अंदर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 4l स्क्वायर सी स्क्वायर। सो दिस इज आर स्क्वायर सी स्क्वायर 4lc divided by 4l square c square. So this will be equal to minus r by 2l and plus minus, ये कितना आ जाएगा? r square by 4l square and plus 1 by lc. राइट, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज रिटन एज माइनस अल्फा एंड प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस अल्फा इज इक्वल टू आर बाई 2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको ओमेगा 1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ओमेगा 1 की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमने वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ओमेगा 1 की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें इस इक्वेशन से ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
सो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2l minus 1 by omega 2c is equal to r, and this will be equal to omega 2 square lc minus 1 minus r omega 2c is equal to 0। ये इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारे को ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू r बाई 2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट lc। So omega 2 is equal to minus b, so rc and plus minus r square c square and plus 4lc and divided by 2lc. So this will be equal to r by 2l and plus minus under root r square c square plus 4lc and divided by 4l square c square. So what we can write, r is r by 2l and plus minus plus minus r square by 4l square and 1 by lc. So this will be equal to r by 2l and plus minus under root r by 2l whole square and 1 by under root lc square. So this omega 2 will be equal to alpha and plus minus alpha square plus omega naught square. So we have calculated, omega 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, and this is alpha plus minus alpha square plus omega naught square। ठीक है, सो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। ये हमारा एटेन्यूएशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है अल्फा को हम, खैर ये आपकी बात की चीज़ है, आप छोड़ दीजिए। अल्फा को आप एक कांस्टेंट की तरह लेकर चलिए, अभी आप छोड़ दिए, अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। एंड नाउ सो व्हाट विल बी द बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट, so omega 1, so omega alpha plus minus under root alpha square plus omega naught square minus omega 1 की वैल्यू क्या लेंगे, minus alpha plus minus alpha square plus omega naught square। so what will be alpha plus minus alpha square plus omega naught square and plus alpha minus plus minus alpha square plus omega naught square। ठीक है, this gets cancelled, so this will be equal to 2 alpha and so bandwidth will be equal to 2 alpha. It means 2 into, and what is alpha? Alpha is r by 2l, 2 and 2 gets cancelled, so this will be equal to r by l। so this is called bandwidth, this is called bandwidth, right। ठीक है, ठीक है ना। so bandwidth is equal to 2 alpha and 2 into r by 2l, so r by l, ये हमारा बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि बैंडविड्थ ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट टोटली डिपेंड्स ऑन आर एंड एल, इंडक्टर और रेजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और टर्म पूछी जाती है यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर की, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। So now there is a term and that is called quality factor। quality factor, इसको डिफाइन करने का, क्वालिटी फैक्टर का मतलब कि इसको हम सेलेक्टिविटी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी भी कहते हैं इसको, यानी कि क्वालिटी फैक्टर जो होगा हमारा, ये ऐसे हम मेजर करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी फैक्टर ये दोनों, अब इसकी क्वालिटी फैक्टर Q1 और इसकी क्वालिटी फैक्टर हम इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। सो क्वालिटी फैक्टर इसकी, यानी कि Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। क्वालिटी फैक्टर से जितना पतला होता जाएगा उतनी ही आपकी क्वालिटी फैक्टर बढ़ती जाएगी, जितना ये नैरो होता जाएगा, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा नैरो होगा उतना ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी फैक्टर बढ़ती जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वालिटी फैक्टर कैसे बढ़ेगी, तो क्वालिटी फैक्टर नैरो जितना होगा, पतला ऐसे ऐसे यूँ ऐसे ऐसे जितना जाएगा तो आपका क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ जितना चपटा होगा, ऐसे जितना उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बढ़ेगी वो बैंडविड्थ से ज़्यादा होगी। तो यानी कि बैंडविड्थ और सेलेक्टिविटी में क्या है, दोनों में इन्वर्स का रिलेशन है ना, एक ज़्यादा हो दूसरा कम होगा। सो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू सम ऑफ द maximum energy stored in inductor and capacitor divided by
एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट साइकिल, पर यूनिट साइकिल। ठीक है, सो क्या लिखते हैं आप इसको लिखेंगे दिस इज 2 पाई हाफ एल आई एम स्क्वायर प्लस हाफ सी वी सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई टी पर यूनिट साइकिल। ठीक है ना, ठीक, दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर टी, यानी कि पर यूनिट साइकिल का मतलब फ्रीक्वेंसी, सो 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ये। सो ये आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। एक और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा जाता है जो हमारे काम का आएगा, बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम उसको, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ मैं, यानी कि इसको हम सिलेक्टिविटी भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको। सो Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर at resonance divided by voltage across the resistor at resonance। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज VL0 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस, और VC0 डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और एट रेजिस्टर यानी कि VRO, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें इंडक्टर की, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू ओमेगा एल एंड डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर, आई नॉट कैंसिल, और यहाँ क्या लिख सकते हैं आई नॉट बाई ओमेगा सी एंड डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर, तो ये कैंसिल, तो हमारे को क्या मिला, ओमेगा नॉट एल एंड डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी इंटू आर। ठीक है, ये हमारे को मिला, फाइन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, और अभी आपने बताया था दिस क्वालिटी फैक्टर, Q इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर, इसको हम Q नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q नॉट से भी रिप्रेजेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है। सो क्वालिटी फैक्टर मिल गई। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे को मिला ओमेगा नॉट एल बाई आर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा नॉट आर बाई एल लिख सकते हैं क्या, और ये आर बाई एल हमारा किसके बराबर था, बैंडविड्थ के बराबर बात था क्या। सो क्या लिखेंगे, क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा। ठीक है, और अगर क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ विल बी डिक्रीजिंग। तो ये हमारा यहाँ से आता है, तो अब यहाँ कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इसकी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Q2। फाइन, सो दिस इज क्वालिटी फैक्टर। एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लीजिए, वो भी मैं लिख देता हूँ, यानी कि जितनी वैल्यूज आएंगी आपकी सब मैं लिख देता हूँ। सो Q नॉट इज इक्वल टू मिला ओमेगा नॉट एल बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट एल ओमेगा नॉट आर सी। ठीक है, और क्या लिखते हैं आप लिखते हैं ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी, ये लिखते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो ये फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, एल बाई आर इंटू ओमेगा नॉट की जगह पे लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट एल सी, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। सो दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई आर सी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या लेंगे अंडर रूट एल सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर सी 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, यानी कि सेम चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, तो देखिए घबराइएगा मत, 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। सो दिस फिनिशेज योर रेजोनेंस कंप्लीट रेजोनेंस चैप्टर आपका फिनिश हो गया, राइट। Fine, so it's more than enough, so that's all, thank you.